और अब खबरें विस्तार से। नारायणपुर और बीजापुर में 5 दिनों के भीतर 2 भाजपा नेताओं की हत्या हुई। इस मुद्दे को लेकर अब सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मातम और आंसुओं में डूबे इन परिजन से मिलने बस्तर दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। उन्होंने नक्सलियों के हाथों मारे गए बीजेपी नेताओं के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही हौसला बढ़ाते हुए ये कहा कि पूरी बीजेपी पार्टी इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। 18 करोड़ की पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम पूरी ताकत के साथ ऐसे नक्सली हमलों का एक बार नहीं अनेकों बार जवाब देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इन घटनाओं के राजनीतिक कारण और राजनीतिक संदर्भ निकाले जा सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि चुनाव तक कई हत्याएं होंगी, लोगों को फंसाया जाएगा। तीसरी हत्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता की हो गई है। बीजेपी को ही टारगेट बनाया जा रहा है। इसके राजनीतिक कारण और राजनीतिक संदर्भ निकाले जा सकते हैं। अगर साहू की निर्मम हत्या की गई है, मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। चुनाव तक अभी कई हत्याएं होंगी और कई लोगों को फंसाए जाएंगे और एक नकारात्मक पहलू पर कांग्रेस खड़ी है और नकारात्मक बिंदु पर ही वो चुनाव लड़ेगी। भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों का दंश कांग्रेस ने सबसे ज्यादा झेला है। साथ ही कहा कि रमन सिंह झीरम घटना को राजनीतिक नहीं मानते, अब हो रही घटनाओं को राजनीतिक बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भूपेश सरकार शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर चल रही है, इसलिए नक्सली बौखलाकर कायराना हरकत कर रहे हैं। और नक्सली दंश यदि सबसे ज्यादा यदि किसी ने झेला, किसी पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। और रमन सिंह जी के शासन में ही सभी हुआ जब हमारे झीरम में सारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर चल रही है, इसलिए नक्सली बौखला गए हैं। इसलिए इस ढंग से कायराना हरकत नक्सली करते हैं। सियासी बयानबाजी के बीच मृतक भाजपा नेताओं के परिजन ने कहा है कि उनके मुखिया की मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जाना करते थे, उस दिन भी गए थे सर। अब हम लोग को नहीं पता था, वहाँ से लोग गए बोल के। अब हम लोग घर से बाहर निकले उतना समय हमला कर दिए। नक्सलियों के आतंक से लहूलुहान बस्तर में कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों ही पार्टियों ने अपने जनप्रतिनिधियों को खोया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर जरूरत बस्तर में अमन कायम करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूंकि सियासत तो हो ही रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बस्तर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उनके साथ पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के अलावा तमाम बड़े नेता आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं। जरा इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको आज की पूरी कहानी जगत प्रकाश नड्डा की बताते हैं। पहले एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ जगत प्रकाश नड्डा का, और दूसरी तस्वीर जो देखिए, दंतेश्वरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। चूंकि जगत प्रकाश नड्डा एक अभियान चला रहे हैं जो 2019 में हारी हुई लोकसभा सीटें हैं, वहां पर टारगेट कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो मां का आशीर्वाद लिया, चूंकि जानते हैं अगर यहां पर पहुंचे हैं तो दंतेश्वरी मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। गए, फिर दिवंगत नेताओं को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद सभा से हुकार भी भर दी और ललकारा भी, जवाब भी मिला। यानी दोनों तरफ से वार पलटवार तो हुआ ही, और 2023 के पहले 24 की झलक देखने को भी मिली। लेकिन जो कल रात घटना घटी है, वहां भी मैं जाऊंगा और उनके परिवार के लोगों से मिलूंगा और उनको कहूंगा
कि ये आपका बेटा, आपका भाई, ये अकेला नहीं है इस लड़ाई में। 18 करोड़ की पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम पूरी ताकत के साथ ऐसे नक्सली हमलों का एक बार नहीं अनेकों बार जवाब देंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से विचार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है नक्सली हमले बढ़े हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है? बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े कि नहीं बढ़े? लेकिन हाँ, जब हम यहां आए तो जैसा अरुण साहू जी कह रहे थे, हम गर्व के साथ और गौरव के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ तब बना जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री बने। यह हम गौरव के साथ है। आपको याद होगा उन्होंने कहा था 11 की 11 लोकसभा हमको जिता के भेजो, हम छत्तीसगढ़ देंगे। और जो कहा था वो किया। 1 साल के अंदर अटल जी ने हम लोगों को 2000 में छत्तीसगढ़ प्रदेश दिया। लेकिन ये डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी जिसने छत्तीसगढ़ को पावर कट फ्री स्टेट बनाया। ये छत्तीसगढ़ को दिया तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने। हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हमारे नेता ने पावर का कट होना बंद हो गया, पावर सप्लाई शुरू हो गई। अब आपसे मेरा निवेदन है कि भूपेश का पावर कट कर दो और पावर फ्री स्टेट को आगे बढ़ाने का काम करो, उसको आगे बढ़ा देंगे। अब कौन किसका पावर कट करता है या किसका पावर कट होता है, यह तो सही मायने में जनता पर ही निर्भर है। वही किसी को पावर दे दे या पावर कट कर दे। और अब बारी है कांग्रेस का पक्ष जानने की। जगत प्रकाश नड्डा के आरोपों पर सीएम भूपेश एक के बाद एक 5 ट्वीट करके जवाब दिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नड्डा को आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। इस तरह सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के पास आज भी बस्तर के जंगलों में गूंजते हैं। आज इसके साथ ही सीएम भूपेश ने नड्डा को सलाह दी कि उन्हें तेंदुपत्ता संग्राहकों के घर भी जाना चाहिए। इसके अलावा सीएम भूपेश ने कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकाल में हुए कामों का अंतर भी बताया। यानी भूपेश बघेल ने यह बताने की कोशिश की कि कितने काम हुए हैं बीजेपी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में। और अब बारी है जगत प्रकाश नड्डा के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानने की। सुनाइए और सुनिए भी कि नड्डा के बयानों पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बस्तर आ रहे हैं। बस्तर में उनका स्वागत है। मगर हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा जी आते हैं, वहाँ वो अभी विधानसभा चुनाव हुए, अपने राज्य को भी बचा नहीं पाए। हिंदू के नाम से राजनीति करने वाले वहाँ लगभग 90% से ज़्यादा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, मगर वहाँ हिंदू धर्म के अनुयायी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए। तो कांग्रेस कह ये रही है कि जगत प्रकाश नड्डा तो अपना गृह राज्य भी नहीं बचा पाए। बहरहाल ये राजनीति है। खबर भोपाल से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर एलिगेशन लगाए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में आपातकाल लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश में घोषित आपातकाल लागू कर दिया है। ये कहना है एमपी के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का, जिनका सीएम शिवराज सिंह पर आरोप है कि प्रदेश में आपातकाल लगा दिया गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये आरोप श्योपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता का हवाला देते हुए लगाए। गोविंद सिंह का कहना है कि कांग्रेस के लोगों को सिंधिया जी के कहने पर जिला बदर करवाया जा रहा है। सिंधिया जी के दबाव में शिवराज सिंह भय के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके कहने पर जिला बदल करा रहे हैं।
आपको बता दें कि शिवपुरी के पूर्व जनपद सदस्य परसोत सिंह राठौर को पुतला दहन करने के मामले में जिला बदर करवा दिया गया है। बहरहाल अब जरा बीजेपी का पक्ष क्या है ये भी जान लीजिए। वहाँ चुनाव संपन्न हुए और उनमें हर नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिल रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच फुल फॉर्म में बयानबाजी हो रही है। अब देखना होगा कि सरकार नेता प्रतिपक्ष के बयानों को कितनी गंभीरता से लेती है। गोविंद सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में अघोषित आपातकाल लगा दिया गया है। तो गोविंद सिंह की इस मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है? बहरहाल वो तो वही जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक हजारों की संख्या में आज रायपुर पहुंचे थे। बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल से हटाए जाने के बाद सभी शिक्षक नवा रायपुर में इकट्ठा हुए और वहां से मुख्यमंत्री निवास को घेरने के लिए निकले। रास्ते में पुलिस ने सहायक शिक्षकों को रोक लिया और इस दौरान उनके साथ हल्की झूमा झटकी भी हुई। शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए हमने अनुमति मांगा था, उसके बावजूद भी हमें यहाँ बीच में रास्ते में रोक दिया गया है। और इस सरकार को हम आने वाले चुनाव में बताएंगे कि जिस तरह रमन सरकार को हमने 17 में उतार दिया था, आने वाले सरकार में भी ये सहायक शिक्षक इसको कुछ करके ही दिखाएंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच हिसाब मांगने की राजनीति हो रही है। वो उनसे हिसाब मांगते हैं, वो उनसे हिसाब मांगते हैं। दोनों ही दिग्गज नेता एक दूसरे से वादों और दावों का हिसाब मांगते हैं। हालांकि बात क्लियर भी हो गई है। कमलनाथ ने कह भी दिया है कि आइए जनता के सामने दोनों अपने अपने कामों का हिसाब देते हैं। बहरहाल एक रिपोर्ट हमारे प्रोड्यूसर ने बनाई है, देखिए। तू डाल डाल मैं पात पात। एमपी की राजनीति में कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान इस मंत्र को लेकर ही सियासत करते नजर आ रहे हैं। दोनों ही नेता एक दूसरे के कार्यकाल का ऑडिट कर सवाल पूछ रहे हैं। सीहोर में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार घोटालों की सरकार है। आज 190 दिन का हिसाब नहीं दे पा रहा। विकास यात्रा निकाल रहे हैं। विकास यात्रा में पूरे संसाधन। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने फिर कांग्रेस से अधूरे वादे को लेकर सवाल पूछा है। इस बार जैविक खेती के प्रशिक्षण का मुद्दा शिवराज ने उठाया। मैं जरूर जो सवाल पूछता हूँ, अब विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही वो भूल गए थे। कुल मिलाकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब नदारद है। देखना होगा वादों के पोस्टमार्टम का किससे ज्यादा फायदा होता है। तो अगली खबर भोपाल से है, जहां प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। आखिरकार उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा क्या है, वजह क्या है चिट्ठी लिखने का, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये एमपी के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हैं, जो आज प्रदेश में होने वाले निवेश को लेकर चिंतित नजर आए। गोविंद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी के समिट में 32 लाख करोड़ का निवेश आया। एमपी में भी समिट हुआ, लेकिन एमपी की सीएम ने आज तक नहीं बताया कि एमपी में कितना इन्वेस्टमेंट आया। इसका मतलब यूपी के सीएम पर उद्योगपतियों का विश्वास है, लेकिन एमपी के मुख्यमंत्री पर इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं है। सरकार गले गए तक भ्रष्टाचार में और घोटाले में डूबी हुई है, इसलिए देश के और विदेश के निवेशकों का इस सरकार पर मध्य प्रदेश की तो विश्वास नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष ने निवेश पर सवाल उठाए। गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक पलटवार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया, 15 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश के अंदर हुआ और मध्य प्रदेश की समिट ऐतिहासिक हुई। किसी भी राज्य या देश की प्रगति के लिए निवेश बेहद अहम है। जितना निवेश होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। और 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।